नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं अभिषेक मालवीय और आप देख रहे हैं MP24 से न्यूज। रुक करते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। स्योहारा उत्तर प्रदेश समूह सखी संघ ब्लॉक बूढ़नपुर स्योहारा संबंध भारतीय मजदूर संघ की नवीन कार्यकारिणी का गठन। चुनाव अधिकारी भारतीय जनता संघ, जिला अध्यक्ष जगदीश सिंह एवं संरक्षक राजेंद्र पुष्पक, संयोगिता देवी आशा संगिनी जिला अध्यक्ष बेबी रानी की देखरेख में संपन्न हुआ। ग्राम बूढ़नपुर के पारकर इंटर कॉलेज में आयोजित समूह सखी संघ बैठक में सर्वसम्मति से ग्राम सुमालखेड़ी की समूह सखी मंजू देवी को ब्लॉक अध्यक्ष, ममता देवी महामंत्री, प्रीति देवी कोषाध्यक्ष, ओमवती देवी, कुमारी मोनिका प्रजापति उपाध्यक्ष, चित्रा देवी, आयशा मलिक संयुक्त मंत्री, पुष्पा देवी संगठन मंत्री एवं कुमारी कल्पना को प्रचार मंत्री चुना गया। अनुराधा देवी, पूनम देवी, निशा, सती देवी, जॉली देवी, सविता देवी, रूबी देवी, पूर्णिमा देवी को कार्यकारिणी सदस्य चुना गया। धर्मेंद्र सिंह चौहान, दुष्यंत सिंह, ओमपाल प्रजापति आदि शामिल रहे। रामपुरी की राजनीति में हुआ बड़ा फेरबदल। बीजेपी के पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष जिन्होंने 12 साल तक अध्यक्ष पद पर रहे, आज रामपुरी की राजनीति में खलबली मचा दी है। बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में हुए शामिल। काफी समय से पत्रकार इस खबर पर नजर बनाए हुए थे। देखना यह है कि इस फेरबदल से कांग्रेस को कितना लाभ होता है और बीजेपी को कितना नुकसान। इस मौके पर कांग्रेस के सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। पूर्व मंत्री नरेंद्र नाटक, मंगेश शंघाई, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष ईश्वर मुजावर, दिया सम्राट दीक्षित, मोंटी बना आदि छोटे बड़े सभी कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज रामपुरा नगर पंचायत के पूर्व अध्यक्ष यशवंत करेल जी ने अपने सब साथियों के साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्यता ली। कांग्रेस की नीतियों और कार्यक्रम में उन्हें विश्वास जताया है और कांग्रेस के साथियों के साथ मिलकर आने वाले सभी चुनाव में और सभी चुनौतियों में उन्होंने कांग्रेस के झंडे के नीचे काम करने का संकल्प लिया। मैं मानता हूं कि इससे रामपुरा में कि हमारी कांग्रेस पार्टी भी मजबूत होगी। वो एक ऐसे जमीनी नेता हैं जिन्होंने पिछले बहुत लंबे समय से कांग्रेस में रामपुरा नगर में काम किया है, जनता के साथ जुड़े हुए रहे हैं और उनके आने से हमारी स्थानीय कांग्रेस पार्टी को बहुत मजबूती मिली। मैं उनका स्वागत कर रहा हूं और हम पहली चुनौती जो नगर पंचायत की आ रही है उसका हम सब साथी मिलजुल कर उस चुनौती का सामना करेंगे और कांग्रेस की नगर पंचायत रामपुरा में बनेगी। सर, एक समझौते के साथ में हुआ है मामला कि आप फिर ऐसे ही? कोई समझौता नहीं, बस प्रेम से मिले हैं। न उनने हमसे कोई अपेक्षा की, न हमसे कोई हमने कोई उनसे वादा किया है। उनने कोई शर्त यहाँ आने की नहीं रखी थी और यही उनके लिए हम तारीफ की बात है। सोशल मीडिया पर समझौता नहीं चल रही थी कि 10-15 के रेशे पे समझौता है, समन्वय ऐसा कोई समझौते वाली बात नहीं। जो है मैं आपसे कह रहा हूँ कि हमने कोई समझौता नहीं किया। उनका सम्मान पार्टी में बना रहेगा, पार्टी का मान सम्मान वो रखेंगे। इसके अलावा हमने कोई समझौता सीटों को लेकर नहीं किया। सर, कांग्रेस में इनके आने से क्या फायदा होगा? हम कह रहे हैं कि इनके पास इस शहर में ये शहर के जुड़े हुए जमीनी नेता हैं। उन्हें शहर में बहुत लंबे समय से काम किया है। 2 बार के नगर पंचायत अध्यक्ष रहे हैं, उस नाते इनका अनुभव भी है और कांग्रेस पार्टी को उसका लाभ भी है। अच्छा, अन्य बीजेपी नेता अगर मान लीजिए कांग्रेस में आना चाहते हैं तो क्या अगर वो कांग्रेस की अगर मैं एकदम तो नहीं कह पाऊंगा, लेकिन अगर कोई आना चाहता है और कांग्रेस की नीतियों में उसका विश्वास है तो उसकी सदस्यता में विचार जरूर है। अच्छा, मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी के नेता अगर कांग्रेस की सदस्यता लेते हैं तो ऐसे में कांग्रेस के नेताओं का क्या भविष्य होगा जो पार्टी के लिए मेहनत करते हैं, जो अपना पहली बात तो ये बात भारतीय जनता पार्टी से करनी चाहिए जो कांग्रेस के बहुत दूसरे नेताओं को ले जाती है और उनको
उनको विधायक का चुनाव भी लड़ाती है, मंत्री भी बनाती है, अपने सब कार्यकर्ता अपने नेताओं को पीछे छोड़ देती है। हम तो प्रेम से मिले, न इनने कोई शर्त रखी, ना हमने कोई शर्त मंजूर की है। हाँ, ये कोई स्वार्थ में हमारे पास आए, उनके यहाँ तो स्वार्थ में लोग जाते हैं, तो हम किसी स्वार्थ से हमारी दोस्ती नहीं है। हम तो केवल इस शहर में अच्छा काम करने के लिए हम लोग सब साथ साथ मिले। सर, ये पूरी कांग्रेस की सहमति के साथ में इनको लिया गया है या आप देखो, कांग्रेस के जितने यहाँ रामपुरा नगर में काम करने वाले प्रभावशाली कार्यकर्ता हैं वो यहाँ है। मंगेश संघई जी यहाँ हैं, हमारे कार्यकारी अध्यक्ष चंद्रशेखर पालीवाल जी यहाँ हैं, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष ईश्वर मुजाविया जी यहाँ हैं, हमारे पुराने पिछले चुनाव के प्रत्याशी और पुराने ब्लॉक अध्यक्ष मोंटी चंद्रावत जी यहाँ हैं, सम्राट दीक्षित जी यहाँ हैं। तो पूरी कांग्रेस पार्टी आज आपको यहाँ दिख रही, जो महत्वपूर्ण नेता है वो सब आपको यहाँ दिख रहे हैं। हमारे रामपुरा के महेश मनासा के मंडलम अध्यक्ष यहाँ हैं, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष मनोरमा मुद्रा जी यहाँ हैं, अजय दानगढ़ जी यहाँ हैं, तो सब लोग यहाँ हैं। आप देख रहे हो पूरी कांग्रेस यहाँ, केवल रामपुरा की कांग्रेस नहीं, मनासा विधानसभा क्षेत्र की कांग्रेस आज यहाँ दिख रही है। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी में हैं और आखिर में क्या वजह है कि आपने कांग्रेस चुनी? भारतीय जनता पार्टी में आस्था थी, भारतीय जनता पार्टी में काम किया, पर अब की भारतीय जनता पार्टी में वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की स्थिति डिस्पोजल की तरह हुई है और अभी भारतीय जनता पार्टी से मन इकट्ठा होने के कारण मैं कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर रहा हूँ और कांग्रेस पार्टी में ही काम करेंगे। सर, 12 साल आपने रामपुरा के अंदर सीओ रही है, आप अध्यक्ष, और उसके बाद में ऐसा क्या हुआ जो आपने बीजेपी से नाता तोड़ दिया? इसे स्थिति परिस्थिति के हिसाब से निर्णय होता है। ऐसी क्या परिस्थिति? मीडिया यही परिस्थिति विस्तृत में अपन चर्चा करें, बता देंगे। भाई सवाल वही बना ना कि इतने वर्षों से आप भारतीय जनता पार्टी में हैं। मैंने निर्णय किया है, इससे उनको भी मार्गदर्शन मिलेगा, इसलिए मैंने आगे देखे निकाला। तो सर, आप कितनी सीटों से चुनाव लड़ेंगे? चुनाव लड़ने का कोई संबंध नहीं है, पार्टी टिकट देगी तो लड़ेंगे, पार्टी नहीं देगी तो पार्टी के साथ काम करेंगे। बालाघाट के अंतर्गत तहसील बारासिवनी में आम आदमी पार्टी के बालाघाट जिला चुनाव प्रभारी याया कुरैशी जी की प्रमुख उपस्थिति में पार्टी कार्यकर्ताओं व प्रत्याशियों की बैठक ली गई, जिसमें चुनावी रणनीति व समीक्षा के लिए कार्यकर्ताओं व प्रत्याशियों से चर्चा की और विशेष निर्देश दिए। ऊर्जा और उत्सव से परिपूर्ण इस बैठक में वारासिवनी विधानसभा प्रमुख शरद जैन, अमर आर्मर, सादिक कुरैशी, निर्दोष बिसेन, दीपक राहगंडाले, कमलेश, राम टेके, विजय भगत, शेंदरे और भी बाकी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। गांव स्थित काली माता मंदिर चल रही श्रीमद् भागवत कथा का आज हुआ समापन। कृष्णकांत कान्हा सरकार ने भागवत कथा में विष्णु के 52 अवतार की कथा एवं दैत्यों के राजा बड़ा बली एवं पराक्रमी था और बड़े बड़े राजा एवं देवताओं के शौर्य का रसपान कराया। कृष्णकांत कान्हा सरकार ने बताया कि इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि राक्षस एवं देवताओं में कई बार युद्ध हुआ, लेकिन जीत हमेशा सच्चाई की होती है। उन्होंने इस कथा में बताया कि मानव का जन्म हमें कई पुण्य करने से एक बार मिलता है। हमें हमेशा पुण्य के रास्ते पर चलना चाहिए। कोई छोटा बड़ा नहीं होता, पुण्य की जड़ पाताल में है और पुण्य में कई बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है, पर पुण्य करने से हमें सफलता मिलेगी। मुरैना से दीपक यादव की विशेष रिपोर्ट। नवरात्रि के शुभ अवसर पर मोहन धाम कॉलोनी फेज 1 लाया है आकर्षक छूट। नगद भुगतान पर रजिस्ट्री फ्री। जल्द ही संपर्क करें, हमारे यहाँ लोन सुविधा उपलब्ध है। चौड़ी सड़कें, नेशनल हाईवे से लगी हुई, पानी की सुविधा, डामर रोड, बिजली की उत्तम व्यवस्था। आज ही संपर्क करें।
हमारा पता याद रखें, मोहन धाम कॉलोनी फेज 1 सांची बौद्ध विद्यालय के सामने, मेन रोड, सलामतपुर, तेराहा। जोन 8 वार्ड नंबर 42 वार्ड प्रभारी का कारनामा। निमंत्रण के नाम पर 13,000 लेकर 8,500 रुपए की रसीद विजय नामक व्यक्ति को थमा दी। विजय ने जब वार्ड प्रभारी को लोकायुक्त में जाने की बात कही तो वार्ड प्रभारी रवि यादव बकाया राशि वापस करने की बात करते नजर आ रहे हैं। रवि यादव ने लोगों से अवैध वसूली करने के लिए अपने नीचे अरमान खान नामक व्यक्ति को रख रखा है। अरमान खान ही वार्ड में लोगों से पैसे का लेन देन करते हैं। विजय ने जब अपने पैसे वापस मांगे तो वार्ड प्रभारी और अरमान खान एक दूसरे पर टालते नजर आए। वार्ड नंबर 42 के रवि यादव को जब मालूम चला कि विजय रवि यादव और अरमान खान की लोकायुक्त में शिकायत करने वाला है, तब रवि यादव ने मामले को दबाने का प्रयास किया, लेकिन नगर निगम कर्मचारियों से धोखा खाए व्यक्ति अब चाहते हैं कि इन दोनों ही व्यक्तियों पर नगर निगम द्वारा सख्त कार्यवाही की जाए ताकि दूसरे लोगों को इनका शिकार ना होना पड़े। बात प्रभारी और डीजे के बीच हुई बातचीत की आईडी हम आपको सुनाते हैं। ठीक है ना, वो इनका टैक्स जमा करना है सिर्फ मेरे सामने की, मैं बूथ की जानकारी। उसने बोला सर मैं इनको पैसे दे रहा हूँ, मुझे रसीद नहीं दे रहे हैं। मेरा रसीद की जवाबदारी मेरी है, रसीद को क्यों नहीं लेंगे आप? थोड़ी देर रुक जाएंगे, मैं जल्दी में हूँ। तो ये होगा कि रसीद बाद में लेंगे। टैक्स कितना था कितना नहीं था ये मुझे आइडिया नहीं है, ये ऑपरेटर इनके बीच में थे और मैं चला गया तुरंत बूथ पे। अब उसके बाद आपका ये फ़ोन आया, मैंने उसको फ़ोन पे डाटा था, मेरे को इससे पहले विजय ने बताया। सर मेरे सामने जो नहीं, मैं बता रहा हूँ 4 बार उन्होंने कॉल किया। एक मेरी बात, अरे मैं एसडीएम साहब की मीटिंग में था यार। अच्छा, मैं आप समझ नहीं रहे हो, मैं इसको बता भी रहा हूँ कि मैं एसडीएम की मीटिंग में हूँ। अब एसडीएम साहब के मेरे पास विजय का फ़ोन आया, वो भैया की हेर फेर करके अरमान का नाम, मैंने उससे कहा लगा पैसे दिए हैं तो आप पैसे वापस करिए। ठीक है, ये मेरे से शब्द है, अगर उसके रिकॉर्डिंग आप सुनना, अब उससे सुनो। बड़े भाई बात तो सुनो, अब मैं आपको एक मिनट करूँ। हम लोगों में से कोई मियाँ भाई मेरी उनसे कोई बुराई उससे नहीं बोल रहा। ये टोटल क्षेत्र वही है, मैं खुद फंसा हूँ अगर चुनाव काल में निकलूंगा। इस बंदे के ऊपर इतने आरोप हैं, मुझे पहले से अलर्ट किया गया, इससे बच के रहना। मेरी मजबूरी है कि चुनाव तक मैं कुछ नहीं कर सकता, अगर चुनाव के बाद में यहाँ रहता तो मैं सिस्टम को चेंज करूँगा। और उसको जब मुझे मालूम पड़ा कि 8.5 की रसीद दिए, इतने पैसे बचाएं, तो मैंने उसको फ़ोन पे का मतलब पैसे आप वापस करेंगे। 13,000 रुपये उन्होंने दिए। समझ नहीं विशाल भाई, 500 आप भी गलत नहीं हो। आप जो कह रहे थे मॉनिटरिंग वाली बात सही है, लेकिन आप मेरी स्थिति समझो। और मैं आपको बताऊँ, आप लोग किस दल से मुझे नहीं मालूम, मैं भारतीय जनता पार्टी से शुरू से जुड़ा। अच्छा, मेरी मदर भोपाल मेयर रही है, 3 बार की MI से 15 साल पार्षद रही है। मैं इनसे नहीं खरीदना पैसे, और अपनी पार्टी वालों से। और अभी पिछले साल मेरी वाइफ पार्षद, 25 साल से मेरे यहाँ चल रहा है। मेरे को अपनी इज्जत बचा के चलनी, मैं इनके पीछे पड़ूंगा। लेकिन इनने अगर लिया है जैसे उन्हें वापस करने पड़ेंगे, उसकी आप बेफिक्र हो। लेकिन उसमें मैं शामिल नहीं हूँ। भाई का भी गलत मैं इसलिए नहीं कह सकता कि भाई ऐसा होता है तो आदमी वो होता है, लेकिन मेरे ऊपर यह है कि आपने पैसे लिए, वो तो विजय बताएगा पैसे किसने लिए या मुझसे कोई बात हुई देने वाली नहीं, वो समझ रहा हूँ मैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। प्रभारी का अंडर में कोई काम कर रहा था अपने बड़े भाई। अब मैं अभी सुबह से नहीं था, डायरेक्ट एसडीएम साहब के नॉलेज में इस बीच पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 10 बोतल शराब के साथ पकड़ा गया तस्कर। कई महीनों से दिल्ली से बस के द्वारा शराब की कर रहा था तस्करी। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने की छापेमारी। ईदगाह बस स्टैंड के वर्कशॉप से शराब तस्कर को किया गया गिरफ्तार। शराब को अलग अलग जगह पर करने जा रहा था सप्लाई। पुलिस ने शराब तस्कर से दिल्ली मार्का के मैकडॉवल शराब की बरामद। पुलिस तस्कर से पूछताछ कर जांच और कार्यवाही में जुटी। थाना शाहगंज के चौकी सराय ख्वाजा चौकी इंचार्ज मुकेश शर्मा ने शराब तस्कर पर की कार्यवाही। लोकेशन रामपुरा, जिला नीमच। आसिम पठान की रिपोर्ट। रामपुरा नगर परिषद में भाजपा बनाएगी नगर सरकार, बोले भाजपा मंडल अध्यक्ष श्री गोपाल गुर्जर। भाजपा से कोई कांग्रेस में नहीं जा रहा है। रामपुरा भाजपा मंडल अध्यक्ष श्री गोपाल गुर्जर ने पब्लिक वाइब से चर्चा करते हुए बताया कि भाजपा पूरी मजबूती के साथ नगरीय निकाय चुनाव में अपने उम्मीदवार उतारेगी और विजयश्री का वर्ण करेगी। भाजपा 15 वार्डों में अपने उम्मीदवार उतारेगी और पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ेगी। पार्षद पद के लिए 15 वार्डों में भाजपा के उम्मीदवारों के 45 आवेदन प्राप्त हुए हैं। उनमें से योग्य का चयन कर 15 वार्डों में उम्मीदवार उतारे जाएंगे।
श्री गुर्जर ने भाजपा के कुछ नेताओं को कांग्रेस में जाने के सवाल पर बताया कि भाजपा का कोई भी नेता कांग्रेस में नहीं जा रहा है। कांग्रेस आज चुनाव मैदान में कहीं दिखाई नहीं दे रही है। सर, रामपुरा नगर पंचायत के जो पार्षद पद के अभी तक आवेदन आपके पास कितने आए? रामपुरा नगर पंचायत के चुनाव हैं और लगभग भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उनकी तरफ से करीब 45 आवेदन हमारे पास आए हैं जो चुनाव लड़ना चाहते हैं। चूँकि वार्ड 15 हैं और आवेदन 45 है, तो जो योग्य उम्मीदवार होगा भारतीय जनता पार्टी उसको मैदान में उतारेगी। और रामपुरा नगर पंचायत तो चूँकि रामपुरा में लगातार 15-20 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की परिषद बनती आई है और रामपुरा का विकास भारतीय जनता पार्टी के समय में ही हुआ है, ये पूरी रामपुरा नगर पंचायत का हर एक मतदाता जानता है। तो रामपुरा नगर पंचायत के 15 वार्ड है और 15 ही पार्षद चुनाव लड़ेंगे और लगभग 15 ही भारतीय जनता पार्टी के पार्षद जीत के आ रहे हैं और नगर पंचायत भारतीय जनता पार्टी की बन रही है। रामपुरा का विकास पहले भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में हुआ है और आगे भी भारतीय जनता पार्टी की परिषद बन रही है। सर, कौन कौन से मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी नगर पंचायत? रामपुरा नगर पंचायत का विकास देख लो, आप एक एक वार्ड में जाकर के देख लो, हर एक काम अगर आपको कोई नज़र आ रहा है आज, तो वो भारतीय जनता पार्टी की ही देन है। भारतीय जनता पार्टी लगातार रामपुरा के विकास के लिए प्रयत्नशील है। बस स्टैंड, रामपुरा बस स्टैंड पे आप देख लो, रामपुरा बस स्टैंड पे पहले कितना कीचड़ होता था, कितना गंदा रहता था। आज भारतीय जनता पार्टी की परिषद बनने के बाद एक स्वच्छ बस स्टैंड रामपुरा ने बनाया है। इसी प्रकार नगर में भी अनेक प्रकार के विकास कार्य कई भारतीय जनता पार्टी की परिषद ने किए हैं। सर, अभी सुनने में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के पुराने जो पदाधिकारी हैं, वरिष्ठ लोग हैं, जो वो कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, भारतीय जनता पार्टी का कोई वरिष्ठ, कोई पदाधिकारी कांग्रेस में शामिल नहीं हो रहे हैं। और कांग्रेस की तो आज स्थिति ऐसी है कि कांग्रेस चुनाव लड़ने जैसी स्थिति में ही नहीं है, तो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी कांग्रेस में जाके करेंगे क्या? और कांग्रेस तो आज 15 वार्ड है, 15 भारतीय जनता पार्टी जीत रही है और भारतीय जनता पार्टी के कौन ऐसे पदाधिकारी होंगे जो कांग्रेस में जाना चाहेंगे? और ऐसे कुछ कांग्रेसी लोग हैं जो उनकी इच्छा नहीं है किसी वार्ड से चुनाव लड़ने की, वो भारतीय जनता पार्टी में आने की उम्मीद कर रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी देश की 1 नंबर की पार्टी है। कांग्रेस तो लगभग कांग्रेस मुक्त हो रहा है भारत। कौन कांग्रेस में जाकर के अपना जीवन ये करेगा? सर, आपका नाम? गोपाल गुर्जर, रामपुरा भारतीय जनता पार्टी मंडल अध्यक्ष। मनास आरवी कॉलेज में अवकाश के दिन कलेक्टर और एसपी ने देखी स्ट्रांग रूम की सुरक्षा, किया निरीक्षण। मनास अवकाश होने के बावजूद त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मद्देनजर अधिकारियों की सक्रियता रविवार को भी बनी रही। कलेक्टर सहित अन्य अधिकारी जहां निर्वाचन कार्य में लगे रहे, वहीं अधिकारियों की ओर से स्ट्रांग रूम का भी निरीक्षण किया गया। शासकीय रामचंद्र विश्वनाथ महाविद्यालय कॉलेज में बनाए गए स्ट्रांग रूम का निरीक्षण करने कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी पुलिस अधीक्षक सूरज कुमार वर्मा के साथ पहुंचे। वहां उन्होंने न केवल सुरक्षा व्यवस्था का आकलन किया, बल्कि सुरक्षा में लगे पुलिस अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिए। सुरक्षा कर्मियों को दिया विशेष निर्देश। कलेक्टर के निरीक्षण के दौरान सुरक्षा कर्मियों से कहा कि स्ट्रांग रूम की सुरक्षा में 24 घंटे सतर्क रहा जाए, किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहां पर्याप्त बिजली व्यवस्था कराए जाने का निर्देश भी दिया। इस दौरान उन्होंने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव मतदान दलों की रवानगी स्थल का अवलोकन किया। निरीक्षण के दौरान जिला कलेक्टर मयंक अग्रवाल, नीमच एवं पुलिस अधीक्षक सूरज कुमार वर्मा, पवन बारिया, एसडीएम मनास ML वर्मा, तहसीलदार सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। नवरात्रि के शुभ अवसर पर मोहन धाम कॉलोनी फेज 1 लाया है आकर्षक छूट। नगद भुगतान पर रजिस्ट्री फ्री। जल्द ही संपर्क करें, हमारे यहाँ लोन सुविधा उपलब्ध है। चौड़ी सड़कें, नेशनल हाईवे से लगी हुई, पानी की सुविधा, डामर रोड, बिजली की उत्तम व्यवस्था। आज ही संपर्क करें। हमारा पता याद रखें, मोहन धाम कॉलोनी फेज 1, सांची बौद्ध विद्यालय के सामने, मेन रोड, सलामतपुर, तेराहा।
निवाड़ी के पृथ्वीपुर में एक शासकीय कर्मचारी की संदिग्ध मौत। नगर के राधा सागर तालाब में उतराता मिला शव। मामला दर्ज कर पुलिस जुटी जांच में। दरअसल यह पूरा मामला पृथ्वीपुर कस्बा क्षेत्र का है, जहां एक दिन पूर्व घर से लापता हुए कृषि विभाग में बाबू के पद पर पदस्थ नरेंद्र कुमार शर्मा का शव आज पृथ्वीपुर के राधा सागर तालाब में उतराता मिला। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराने के बाद मृतक के परिजनों को सौंप दिया। वहीं इस पूरे मामले में पुलिस का कहना है कि शव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के साथ ही परिजनों द्वारा आए साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्यवाही की जाएगी। कुछ एनएससी की कार्रवाई हुई है, क्या है पूरा मामला? हाँ, थाना रांची क्षेत्र में अपराधियों का होड़ है और आगामी अभी नगरीय चुनावों को देखते हुए और जितने अपराधी तत्व है उसकी मैं रिकॉर्ड छंटवा रहा हूँ। रिकॉर्ड छंटवा करके उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। जो जिसके ज़्यादा अपराध हैं और जो चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं, ऐसे लोगों की सूची बना करके हम उसका रिकॉर्ड पूरा छांट करके और तैयार करें। इसी दौरान हम आज श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में, श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय, श्रीमान नगर पुलिस अधीक्षक महोदय रांची संभाग के निर्देशन में और राजा सोनकर जिसके 40 अपराध हैं और सावन सोनकर जिसके 7 अपराध हैं, दोनों काफ़ी एक्टिव अपराधी हैं और पूरा बापू नगर में इनका पूरा दबदबा था और काफ़ी लोगों को मजमा बना करके और लीडरशिप करते थे लोग। तो उसको नियंत्रण करने के लिए आज हमने माननीय जिला दंडाधिकारी न्यायालय से आदेश जारी हुआ था एनएसए के तहत, वो वारंट तामील करके हम केंद्रीय कारागार जबलपुर में नियुक्त किया है। पाक क्षेत्र के गांव भदरौली के जवान लोकेंद्र सिंह तोमर श्रीनगर में तैनाती के दौरान आकाशीय बिजली गिरने से शहीद हो गए। शहीद हुए भारतीय सेना के जवान लोकेंद्र सिंह तोमर के पार्थिव शव को आगरा जिलाधिकारी और एसएसपी द्वारा मिलिट्री हॉस्पिटल आगरा में पुष्प अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। महाकाल मंदिर के नंदीहाल में पहुंचा बारिश का पानी। आज शाम प्री मानसून के चलते लगातार दूसरे दिन बारिश हुई तथा महाकाल मंदिर परिसर, जहां पर ओंकारेश्वर एवं अन्य मंदिर स्थापित हैं, यहां का पानी कार्तिकेय मंडपम एवं आपातकालीन गेट के नीचे से बहता हुआ नंदीहाल तक पहुंच गया। मंदिर कर्मचारी वाइपर ले चला कर हाफ गए। बाल्टियों से पानी उडेल कर बाहर निकाला। कल भी बारिश हुई थी, फिर कल पानी क्यों नहीं नंदीहाल तक पहुंचा? जब हमने ये जानना चाहा तो बताया गया कि ऊपर मंदिर परिसर के पानी की निकासी के लिए जो व्यवस्था है, वहां कहीं कचरा, थैली आदि फंसने से चौक हुआ है तथा पानी ओवरफ्लो होकर आपातकालीन गेट के नीचे से बहता हुआ नंदीहाल तक पहुंच गया। वहीं कार्तिकेय मंडपम से भी पानी झरने की तरह बहने लगा एवं नंदीहाल में जमा होने लगा। कुल मिलाकर आज हुई बारिश से नगर निगम की साफ सफाई व्यवस्था पर सवाल खड़े हुए। शहर की नाली, बड़े नाले आदि चौक होने से जगह जगह नीचे स्थानों पर पानी भराया। वहीं महाकाल मंदिर परिसर का पानी भी नंदीहाल तक पहुंच गया। यहां पर निकासी की पर्याप्त व्यवस्था पर समय रहते ध्यान देना आवश्यक है। अभी पूरी बारिश का सीजन बाकी है। खैर, कुछ वर्ष पहले भी जब शिप्रा नदी उफान पर थी, तब महाकाल मंदिर के गर्भगृह में पानी एकत्रित हो गया था तथा बाबा का जलाभिषेक स्वयं इंद्रदेव द्वारा किया गया हो ऐसा प्रतीत हो रहा था। तब यह बताया गया था कि कुंड या अन्य जगह से पानी रिस कर किसी तरह यहाँ पहुँचा, परंतु गर्भगृह में पानी कैसे पहुँचा, आज तक कोई उचित वजह सामने नहीं आ पाई। आज नंदीहाल में बारिश का पानी पहुँचा तो पुरानी यादें ताज़ा हो गई। विद्युत विभाग के कुछ कर्मचारियों ने कुछ गांवों में मचा रखा है छापेमारी का आतंक। बिजली आए या ना आए, लेकिन केवल काटने विद्युत कर्मचारी जरूर आ जाते हैं। विद्युत विभाग के कर्मचारियों ने टोल फ्री नंबर 9193300764 पर ऑनलाइन शिकायत लिखने से किया इनकार। उमरी विद्युत उपकेंद्र की दीवारों पर लिखा है उपभोक्ता देवो भवे, लेकिन यहाँ तो सब उल्टा ही देखने को मिल रहा है। उपभोक्ता खड़े हुए हैं और कर्मचारी पड़े हुए हैं। क्या यही मतलब है उपभोक्ता देवो भवो का? आपको देखने से पता लग रहा होगा कि कर्मचारी उपभोक्ता का किस प्रकार स्वागत कर रहे हैं
और जबकि उत्तर प्रदेश सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने पब्लिक की समस्याओं को हल करने के लिए नए शिकायत टोल फ्री नंबर जारी कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ विद्युत विभाग के कर्मचारी उनके आदेश की धज्जियां उड़ा रहे हैं। ऐसा ही मामला नूरपुर क्षेत्र के अंतर्गत उमरी विद्युत उप केंद्र पर शिकायत नंबर को अपने इस्तेमाल के लिए प्रयोग किया जा रहा है। 9193300764 बिजली उपकेंद्र उमरी पर SSO के पद पर तैनात का कहना है कि इस नंबर पर कोई भी शिकायत दर्ज नहीं की जाती। यदि आपको बिजली की शिकायत दर्ज करानी है तो आपको बिजली घर पर आकर खुद लिखवानी पड़ेगी। कृपया बिजली विभाग के उच्च अधिकारी बताएं क्या इस नंबर का यूज किस कार्य के लिए है, या ये नंबर जारी करके उपभोक्ताओं की भावनाओं से खिलवाड़ किया जा रहा है। अन्यथा उपभोक्ताओं को भ्रमित करने वाले कर्मचारी के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करें, क्योंकि डिजिटल इंडिया होने पर भी अगर ऑनलाइन शिकायत दर्ज नहीं होती है तो टोल फ्री नंबर का फायदा ही क्या। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जिसके पास 10,000 का बिल बकाया है उसके कनेक्शन से केबल काटने का अभियान चलाया गया था, जिसमें कुछ विद्युत विभाग के कर्मचारियों ने कुछ लोगों के बिल जमा हुए थे, लेकिन अब उनका भी कनेक्शन काट दिया गया, क्योंकि जब अभियान में विद्युत कर्मचारीगण पहुंचे तो वह अपना 2 साल पुराना रजिस्टर लेकर घूम रहे थे। उन कर्मचारियों को यह भी नहीं पता कि किसका बिल जमा है और किसका नहीं। अपनी दबंगई के बल पर केबल को काटते गए। फिर उपभोक्ताओं ने फोन पर कर्मचारियों से बात की तो कहा धोखे से कट गया होगा। फिर उन्हीं केबलों को जोड़ने के पैसे की डिमांड रखते हैं, और यह वह कर्मचारी हैं जो केवल काटने पर तो जोर देते हैं, लेकिन जर्जर हुई बिजली के तारों पर कभी भी इनका ध्यान नहीं जाता। अगर ध्यान जाता भी है तो यह तार इतना जर्जर ना होता। समझ लो भाई, अभी ये तो सीधे सीधे मतलब देखो अटल भरी किसी हरकत कर रहा है कि मतलब मुझे भाई साहब 100% नौकरी तो मैं दोनों की खाऊंगा, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, कोई भी हो। हाँ देखो वो आपका नाम ले रहा है सीधा सीधा। आप कितने मतलब यानी कि नीच करने की हरकत है यार, टोटल कितने आपको अगर अच्छा लगे आपके भाई की नौकरी जाती है सर, मुझे तो किसी की खुशी नहीं है, लेकिन जब आप लोगों को रेम नहीं आ रहा, जब अधिकारी होगा अधिकारी नहीं आया हो, अरे आएगा तो मैं फोन लगा तो चलेगा तो बोले भाई तुम आया उनको कैसे देंगे, बाट प्रभारी नहीं है। अरे मिलना उनसे ही था। अरे नहीं साहब कहाँ जाने दो, लोक आयुक्त वाले आ रहा है 5 मिनट में भी उनका इंतजार करते हो। कहाँ जाने दो भैया, बुलवा लो उनको, घर से उठा के ले जाएंगे लोक आयुक्त वाले, 2 मिनट में ले जाएंगे। लोक आयुक्त में हो चुकी है उनकी कंप्लेंट बाकायदा। जिस दिन पैसे दिए थे उसकी भी रिकॉर्डिंग है, पैसे लेने देने की, वो बैठे थे उनने जो कोया उसकी भी रिकॉर्डिंग है, ठीक है। आप भी थे, हाँ है ना, अभी जो पूरी चर्चा हुई इसकी भी रिकॉर्डिंग है। आपको चाहो तो मैं खुद दिखा देता हूँ, मुझे जरूरत नहीं है, मैं देख रहा था। लेकिन ऐसा क्यों करते हैं मुझे एक बात आप बताएं। हाँ आप यकीन मानो नहीं मानो, अभी जब मैंने उनको फोन लगा के मैंने कहा भैया एक बात बताओ, वो उनको 13,000 रुपये दिए थे, खिलाना नहीं, जैसे कम ज़्यादा जैसे मानना होते तो खिला अपन बाद में वापस देते, ये उनका कहना रहा। भाई इतने समय में आप काम कर रहे हैं, आपको मुझे लग रहा कम से 30 साल तो नौकरी हो गई होगी, उनको भी हो चुकी है। नहीं मेरी 14 साल नहीं यार, अपना घर परिवार चला रहा है आज के टाइम में। जब आप वो खुद जानते हैं कि 10 जोन वो संभाल रहे हैं, कहाँ के पार्किंग प्रभारी हैं, सहायक पार्किंग प्रभारी, पूरे 10 जोन के, और आप एक वार्ड प्रभारी, वो सभी को इतने सम्मान सहित बैठकर आपसे बात कर रहे हैं। दूसरी चीज़, जब आप भाई मतलब सहायक प्रभारी को नहीं छोड़ रहे हैं, तो आम पब्लिक को क्या छोड़ोगे आप? चले यार, आपने बड़े भाई की तरह से गलती समझ के माफ कर दो। गलती नहीं भैया, वो तो नौकरी भी जा रही है और वो भी जा रहा है अंदर। मगर ये तो अपने भाई की तरफ से तो ये तो रख लो। नहीं ये तो हमारे भाई, वो तो हमारे वो लोकायुक्त वाले दिलवाएंगे भैया हमें। अरे तो पूरे 44 आप रखो, अरे दिक्कत नहीं है, वो लोकायुक्त वाले हमें लाकर दे देंगे, उनने क्लियर बोल दिया आप मत लेना। तो वो तुम कर लेना, अभी अपने छोटे भाई की तो बात होगी। उनको बुला लो 2 मिनट, बाट प्रभारी को बुला लो। नहीं ठंडा पानी पिला दो, ठंडा।
क्या बात है, ठंडा पानी की व्यवस्था नहीं है? चलो ठीक है। अभी जितने भी भोपाल के अंदर पकड़ा रहा है ना, जी हाँ, लोक आयोग से ही हूँ मैं। नहीं ठीक है, जब आप नगर निगम वाले व्यक्ति को नहीं छोड़ रहे हैं तो भाई आम आदमी का मैं क्या सोचूं? हाँ भैया आए, आपसे मिलना चाहते हैं। मैं गलत नहीं करूँ ना भाई 13,000 रुपये अगर इन्होंने दिए हैं आपको, 13,000 की रसीद चाहिए? 4400 रुपये ज़्यादा लिए हैं। किस बात के लिए? ये समझे, वो समझे। नहीं, वो समझने का नहीं है। 13,000 रुपये उन्होंने आपको दिए। 13,000 रुपये इन्होंने आपको दिए। टैक्स जमा करने की जो भी बात हुई, उसके बाद उन्होंने वाटर भारी ने इनसे आप 13 जी जी वाटर भारी की इनकी क्या बात हुई? वाटर भारी ने कहा कि अरमान भाई इनसे 13,000 रुपये लो। हाँ नहीं 13,000 नहीं, उन्होंने मुझसे नहीं कहा था 13,000। सुनो, उन्होंने नहीं कहा, आपने कहा कि 13,000 दे दो, आपको दे दी। उन्होंने मुझसे कहा तो मैंने उस पर कहा, तो आपने मुझे 13,000 दिए और मैंने उनके हाथ में दे दिए। अब ये रसीद तो 8,500 की हो रही है। तो वो आप तो उनसे 4400 रुपये अभी फोन लगा रहा 2 मिनट के लिए, कहना क्या है मतलब भैया 8,500 रुपये रसीद दे रहा है यार, 4400 सामने लगा रहा हूँ। अरे यार 13,000 की जगह 10 लाख रुपए लो, लेकिन उसकी रसीद तो दो। सही बात। 13,000 रुपये 13 रुपये। आप बाट परिवारी हो, बाट परिवारी कौन है इनमें? रवि यादव है, मैं लगा रहा हूँ। फोन लगा था, नहीं तो 2 मिनट में वो भी अंदर हो। चलो ठीक है, फालतू बातें नहीं करता, स्टाफ के लोग हैं। क्या अमन भाई जास्ती हो जाती कहीं कहीं, और आप तो कर्मचारी हो, मैं भी कर्मचारी हूँ। और कुत्ता भी मतलब यानी कि ज़्यादा तक छोड़ के नहीं हुआ। फिर आप ये और आप तो काफ़ी सीनियर हैं, मैं आपको अभी से नहीं देख रहा हूँ। मगर ये है कि भाई अब क्या है कि अगर मैं कुछ छोटे कर्मचारी अपन दोस्त नहीं, आप अति के बाद में भी आते थे सवाली मेरे पास, मैं देखता था आपको। आम पब्लिक भी आ रही है तो भाई परेशान क्यों? जब तो आप नगर निगम के अधिकारी बैठे हुए हो, उनके साथ में अगर ऐसा करेंगे कैसा चलेगा? भैया ये मैंने 13,000 रुपये दिए थे उस वक्त, 8,500 ये 8,500 की रसीद हुई भैया। हेलो, हाँ अरमान मियाँ है ना, बात कर लीजिए ना जी जी। हेलो 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 रवि भाई। हाँ जी, आपकी वो आपकी क्या नाम है? नगर निगम से। हाँ नगर निगम के जाति कर्मण बोस में पार्किंग में प्रभारी जो है वो ये कह रहा अरमान भाई आपने मतलब 13,000 रुपये जो लिए। खुशी से मांगे, मिठाई भी हम देंगे ना, हमारे भाइयों को क्यों नहीं देंगे? देखिए 4,500-5,000 रुपया अगर आप ले रहे हैं, ये जास्ती है ना? जाती नहीं, गलत बात है। हमने भी जिंदगी हो गई काम काम करके इसके साथ। होगा है ना, कर लो 8,588 जी, 8,588। अपन ने 13,000 रुपये दिए थे, तो 13,000 में ये बिल बने आपने 8,588। बाकी कोई नहीं बात, आपसे जो नहीं जैसे बात करी मेरी बात में कोई नहीं करो। मैंने कहा आपको 13,000 रुपये दिए थे, तो 13,000 में ये 8,000। अब आप जो भी है रवि भाई से बात करना, उन्होंने आपको जैसा कहा मैंने आपने मुझे पैसे दिए, मैंने उनको। अरे आप मेरी बात तो सुनिए जनाब, मैं क्या कह रहा हूँ? मुझे भी तो वही कह रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैंने आपसे ये कहा था आपको कितना ले रहा है लब ले लो, लेकिन ये 8,413 जितने भी हुए हैं, ये 5,000 रुपये का क्या है? कोई मतलब नहीं, मैं कहता हूँ मैंने आपसे बोला ही नहीं, तो आपकी उनकी क्या बात है? मुझे ये कह रहा है कि उन्होंने 13,000 रुपये दिए हैं, तो 13,000 के कम से कम, अच्छा कम से कम 12.5 की तो मिले कम से कम रसीद। 8 रुपये ये 5,000 रुपये मेरे एक्स्ट्रा जा रहा है, काय में जा रहा है? अभी इनसे चर्चा कर लेना मेरे भाई, मैं तो आपसे इसीलिए मैंने कोई बात ही नहीं करी मेरे भाई मेरी बात सुनो, मैं तो आपको 100, 200, 500 13,000 रुपये की रसीद दे दो ना।
आप बात कर लो। मेरे पास ना तो मैंने ली ना नहीं 13,000 तो मैंने आपको ही दिए थे। उन्होंने कहा अरविंद भाई ये कैसे ले लो क्योंकि मैं केस जमा करता हूँ। 13,000 नहीं करो, 13,000 तो मैंने आपके हाथ में ही दिए ना। ठीक। और मैंने आपसे रसीद मांगी, आपने किया नहीं रसीद नहीं दे रही। आप सबसे बात कर तेरी दिए थे 13,000। अरे आपको दिए होंगे 13,000 रुपये दिए। भाजपा में महापौर पद के कई दावेदार, देखें किस ग्रुप से महापौर का टिकट मिलता है। ग्वालियर 12 जून। भारतीय जनता पार्टी अभी तक ग्वालियर से महापौर पद के लिए उम्मीदवार की घोषणा नहीं कर सकी। वहीं कांग्रेस ने नगर निगम में 3 बार पार्षद रही, MIC मेंबर रही श्रीमती शोभा शिकरवार को महापौर पद के लिए उम्मीदवार बनाया है। ऐसे में देखना यह है कि भाजपा किसे अपना उम्मीदवार बनाती है, क्योंकि भाजपा उम्मीदवार के लिए शोभा सिकरवार एक चुनौती के रूप में सामने खड़ी नजर आएंगी। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि महल से माया सिंह, पूर्व महापौर समीक्षा गुप्ता, महिला मोर्चा अध्यक्ष खुशबू गुप्ता, भूतपूर्व महापौर की बहू सुमन शर्मा, पूर्व पार्षद अंजलि रायजादा एवं डॉक्टर प्रियमवदा भसीन अपनी अपनी दावेदारी जता रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अशोक पटसारिया की पत्नी अनीता पटसारिया ने भी अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के सामने दावेदारी प्रस्तुत की। इस संबंध में वरिष्ठ नेता अशोक पटसारिया का कहना है कि पार्टी के अंदर कोई गुटबाजी नहीं है, पार्टी की मीटिंग चल रही है और शीघ्र ही महापौर के नाम की घोषणा की जाएगी। उन्होंने कहा कि हमारे ही कुछ कार्यकर्ता मुझे भी महापौर पद पर देखना चाहते हैं, इसीलिए मैंने भी अपनी दावेदारी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के सामने की है, लेकिन पार्टी के आलाकमान का निर्णय सर्वोपरि माना जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। संवाददाता विनोद गुप्ता।
नमस्कार, मैं अक्षय शुक्ला, न्यूज़ केसरी छिंदवाड़ा से। आज हमारे जो खास मेहमान महापौर प्रत्याशी कांग्रेस की तरफ से विक्रम आगे जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ केसरी में और समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर, पहला सवाल यह है, आपकी जो एक नई उड़ान की तैयारी हो रही है, माननीय कमलनाथ जी और सांसद नकुल नाथ जी ने जो ट्रेनिंग और भरोसा आपके ऊपर बताया, इसकी शुरुआत कैसे हुई? मतलब आप बचपन से ही पॉलिटिशियन बनना चाहते थे या अभी समय चलते, ऐसा क्या हुआ सभी लोग? निश्चित तौर पे पहले मैं आपके संगठन के आपके चैनल के माध्यम से हमारे आदर्श माननीय कमलनाथ जी और आदरणीय नकुल नाथ जी को हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझे जैसे एक सामान्य कार्यकर्ता को इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी। वास्तव में हर जमीनी कार्यकर्ताओं के लिए गौरव का विषय है। मैं साथ ही आपको बताना चाहता हूँ कि समाज सेवा का जज्बा मुझमें बचपन से ही रहा है। राजनीति में मेरी दिलचस्पी नहीं थी। बचपन से मैं समाज सेवा में जुड़ता रहा, जो भी अपने आसपास की समस्याएं हैं उनको लेकर उठाता रहा। कॉलेज लाइफ में भी मैंने अभिषेक में भी स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम्स को लेकर यूथ कांग्रेस में तरह तरह की विभिन्न मुद्दों को उठाया और मैंने जीवन में इतना बड़ा कभी सपना नहीं सोचा था कि मुझे माननीय कमलनाथ जी और माननीय नकुल नाथ जी का इतना प्रेम और विश्वास मिलेगा। मैं उनका आभार व्यक्त करूँगा। सर, जैसे कि मध्य प्रदेश के अंदर विधानसभा चुनाव भी आने वाले, सबसे महत्वपूर्ण सीट जो आपको चुनी गई है, जो आपको दी गई है, उसको हॉटस्पॉट कहा जा रहा है मध्य प्रदेश के अंदर। मतलब काले कारनामे नगर निगम में 17 सालों से चल रहे हैं। जनता का आक्रोश भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। जन समस्याओं की बात करें तो दलाली का अड्डा नगर निगम बन चुका है। नल, जल, बिजली, सड़क, पानी, सभी चीज़ों की समस्याएं हैं जो हमारे 24 गांव और 17 वार्ड ग्रामीण के जो नगर निगम में जुड़े थे, वो टैक्स तो दे रहे हैं लेकिन आज गांव के गांव हैं, तो जनता इनको घर बैठाने का मन बना चुकी है और निश्चित तौर पर हम जीत हासिल करेंगे। जीत के लिए आपको अभिषेक हम बहुत शुभकामनाएं देते हैं। वो तो चुनाव के नतीजे बताएंगे जो भी होगा। सर, एक सवाल यह भी है, भारतीय जनता पार्टी के अंदर 2 वोट की राजनीति सामने आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो पार्षद और महापौर की मांगों की चर्चा चल रही है। वैसे तो नितिन शाह का नाम सामने आया है कल रात में, देर रात में, कि उन्हें महापौर की टिकट दी गई है, लेकिन क्या कांग्रेस के अंदर भी ये चीज़ें चल रही है कि अनारक्षित सीटें और आरक्षित सीटों के बीच में जो लोग हैं वो अपने अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं? देखिए, अपनी अनारक्षित सीट में आरक्षित सीट में जो सीट आरक्षित हुई आदिवासी, सबको अपनी बात रखने का अधिकार है और सभी लोगों ने अपने अपने स्तर पर बात रखी, मैंने भी रखी। माननीय कमलनाथ जी ने मुझ पर भरोसा सबसे सलाह मशवरा करके बनाया है, रिपोर्ट के आधार पर बनाया है और कांग्रेस पार्टी अभी सारे वरिष्ठ नेता जितने दावेदार थे सब हम एक हैं। अच्छा सर, एक सवाल ये आखिरी है कि आपकी स्कूलिंग क्या है, पढ़ाई क्या है, क्या मतलब आप कितना ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, उसके बाद पॉलिटिशियन में मतलब कांग्रेस पार्टी? नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं अभिषेक मालवीय और आप देख रहे हैं MP24 से न्यूज। रुक करते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। थाना बिजौली पुलिस टीम ने चेकिंग के दौरान स्विफ्ट कार से 24 पेटी अवैध शराब की जब्त। ग्वालियर 13 जून आगामी पंचायत चुनाव व नगरीय निकाय को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस अधीक्षक ग्वालियर श्री अमित सांघी भारतीय पुलिस सेना के निर्देश पर ग्वालियर जिले में अवैध कच्ची एवं जहरीली शराब बनाने व बेचने वालों के विरुद्ध अभियान चलाकर प्रभावी कार्यवाही की जा रही है। अभियान के दौरान पुलिस अधीक्षक ग्वालियर को मुखबिर के जरिए सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति स्विफ्ट कार में अवैध शराब भरकर बेरजा से ग्वालियर की ओर आ रहा है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस अधीक्षक ग्वालियर द्वारा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर पूर्व अपराध श्री राजेश दंडौतिया को थाना बिजौली पुलिस बल की टीम बनाकर मुखबिर की सूचना की तस्दीक करते हुए अवैध शराब का परिवहन करने वाले तस्कर के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया गया। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों के परिपालन में एसडीओपी बेहट मुनीश राजौरिया के कुशल मार्गदर्शन में 13 जून को थाना प्रभारी बिजौली उप निरीक्षक साधना कुशवाहा के नेतृत्व में थाना बिजौली पुलिस बल की टीम ने मुखबिर के बताए स्थान बेरजा रोड पर बैरिकेड लगाकर आने जाने वाले वाहनों की चेकिंग प्रारंभ कर दी। चेकिंग के दौरान पुलिस टीम को बेरजा की ओर से एक सफेद रंग की स्विफ्ट कार आती दिखी। पुलिस चेकिंग को देखकर कार चालक द्वारा अपनी कार को वापस लेकर बेरजा की ओर गाड़ी भगा दी।
पुलिस टीम द्वारा उक्त कार का पीछा करने पर वाहन चालक उक्त कार को चितौरा रोड स्थित मोहरमन सिंह के पुरा गांव के पास छोड़कर फरार हो गया। पुलिस टीम द्वारा पकड़ी गई कार की तलाशी लेने पर कार की पिछली सीट पर से 14 पेटी देशी शराब तथा कार की डिक्की से 10 पेटी देसी शराब, कुल 24 पेटी अवैध देशी शराब कीमत करीब 1,20,000 रुपए की जब्त की गई। थाना बिजौली पुलिस द्वारा अज्ञात वाहन चालक के विरुद्ध आबकारी एक्ट का प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। जब्त मशरूका 24 पेटी देशी शराब कीमत करीब 1,20,000। ग्वालियर में शराब के नशे में 2 गुटों में लाठी डंडों में जमकर मारपीट हुई है। घटना रॉक्सी टॉकीज के पास सी स्काई प्लाजा रंगरेज गली की है, जिसमें 2 गुटों के युवक आपस में झगड़ा करते हुए मारपीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। माधवगंज थाना क्षेत्र का मामला। सैनिकों के परिजनों को त्वरित सहायता को अग्रसर गतिमान फाउंडेशन। गतिमान फाउंडेशन द्वारा 168 जवानों के कोर्ट मार्शल से प्रभावित परिवारों को आर्थिक सहायता और जवानों को जरूरी कानूनी सहायता दिलाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। इस कड़ी में गतिमान फाउंडेशन व क्षत्रिय महासभा के द्वारा जन समर्थन हासिल करने के लिए एक भव्य आयोजन कोटेश्वर मंदिर के पास आयोजित किया, जिसमें सैकड़ों लोगों ने भाग लिया। साथ ही सर्वोच्च न्यायालय में जवानों का पक्ष रखने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर AP सिंह को भी मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया था, परंतु वे किसी कारणवश लेट हो गए। लेकिन उन्होंने सुबह उषा किरण होटल के बाहर जवानों व प्रोग्राम के आयोजकों से मुलाकात की और उनका हौसला बढ़ाया। इसी बीच पत्रकारों से चर्चा के दौरान उन्होंने कोर्ट मार्शल किए गए जवानों के परिवारों को हो रही आर्थिक व सामाजिक परेशानियों को पत्रकारों के समक्ष रखा और कहा कि देश को, फौज के अफसरों को तथा भारत सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए और कोई हल निकालना चाहिए। गतिमान फाउंडेशन जिस तरह से पूरे देश के सैनिकों के लिए कार्य कर रहा है, विकास जी हमारे साथ हैं, उसको चलाते हैं। और क्षत्रिय जागरूकता समिति की हमारी महिलाएं हैं और गतिमान फाउंडेशन जो पूरे देश के है। ग्वालियर से, आज मैं ग्वालियर में हूँ, मध्य प्रदेश है और ग्वालियर धार्मिक नगरी है, ग्वालियर धर्म की नगरी है। और शासन काल के समय, प्राचीन काल की बात करें, राजसी शासन की बात करें, वो तो सब ठीक है, लेकिन आज जो देश सुरक्षित है, आज अगर राष्ट्रीय ध्वज हमारा सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति भवन या भोपाल विधानसभा या जबलपुर और ग्वालियर हाई कोर्ट में अगर लहराता है ऊपर राष्ट्रीय ध्वज, तो वो हवा से नहीं लहराता है, वो हमारे देश के सैनिक जो शहीद होते हैं, सीमा पर शहीद होते हैं, उनके त्याग और बलिदान और तपस्या है, जो उन परिवारों की तपस्या है, जो हमारे देश की महिलाओं ने ऐसे बच्चे, ऐसे भाई, ऐसे पिता, ऐसे पुत्र, ऐसे सभी पैदा किए, जो सीमा पर शहीद होके आते हैं और तिरंगे में लिपट के आते हैं। उनके त्याग, बलिदान और तपस्या की वजह से राष्ट्रीय ध्वज है। इसमें गतिमान फाउंडेशन, विकास जी लगातार संघर्ष कर रहे हैं, पूरे देश में जाते हैं
और जो भी सैनिकों से संबंधित समस्याएं हैं, जो भी आर्मी के लोगों की समस्याएं हैं, कई मामले ऐसे हैं जिनमें ये याचिका करता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में ऐसे मामले चल रहे हैं जो उनके परिवारों के साथ गलत हुआ, जो सैनिकों के परिवारों के साथ जब गलत होता है तो ऐसे में लोग चुप रह जाते हैं। कोर्ट जब चाइना में डोकलाम होता है या पाकिस्तान की सीमा पर होता है या सर्जिकल स्ट्राइक होता है, तब तो दुनिया सराहना करती है, लेकिन जब एक परिवार उसका गांव में, शहर में, नगर में, छोटे कस्बे में पीड़ित होता है तो उसके लिए माफ कीजिएगा ना मीडिया। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भोपाल से बैठक में शामिल होने के बाद आज शाम शताब्दी एक्सप्रेस से ग्वालियर पहुंचे, जहां केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का भाजपा कार्यकर्ताओं ने फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। वहीं पत्रकारों से चर्चा में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि नगरीय निकाय चुनाव की पूरी तरह से तैयारी हो गई है। भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यक्रम और योजना के अनुसार अपनी तैयारियों में लगी हुई है। कल राज्य चुनाव समिति की बैठक हो गई है, उसमें लगभग विचार विमर्श हो गया है और कुछ और बातचीत करना शेष है। जल्दी टिकट घोषित हो जाएंगे, वार्ड पार्षदों के टिकट घोषित हो जाएंगे और महापौर के भी टिकट घोषित हो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरी ताकत से चुनाव लड़ेंगे। हम सभी नगर निगम और नगर पालिका के चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीते, इसका प्रयास करेंगे। वहीं कांग्रेस के 40 साल के रिकॉर्ड को तोड़ने की बात पर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सपने देखने का अधिकार तो सभी को है। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। नगरीय निकाय के चुनाव की पूरी तरह तैयारी है। भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यक्रम और योजना के अनुसार तैयारियों में लगी हुई है। कल राज्य चुनाव समिति की बैठक संपन्न हो गई है, उसमें लगभग विचार विमर्श हो गया है। कुछ और बातचीत करना शेष है। जल्दी ही टिकट घोषित हो जाएंगे, वार्ड पार्षदों के भी टिकट घोषित हो जाएंगे और महापौर के भी टिकट घोषित हो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरी ताकत से चुनाव लड़ेंगे और हम सभी नगर निगम और नगर पालिकाओं में भारतीय जनता पार्टी जीते, इसका प्रयत्न करेंगे। कांग्रेस कह रही है कि 40 साल का रिकॉर्ड तो है। हाँ, मतलब स्वप्न देखने का तो अधिकार सभी को है। ग्वालियर जिले के करहैया थाना क्षेत्र के ग्राम रई में रहने वाली एक नवविवाहिता ने अपने ससुरालियों पर दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज कराया है। खास बात यह है कि उसने अपने नंदेव और देवर पर दुष्कर्म और छेड़छाड़ करने का भी आरोप लगाया है। दरअसल करीब 2.5 साल पहले शहर के विनयनगर इलाके में रहने वाली युवती की शादी ग्राम रई के गुरपाल सिंह के साथ हुई थी। शादी में लड़की के पिता ने अपने सामर्थ्य के मुताबिक उसके ससुरालियों को दहेज दिया था, लेकिन दहेज लोभी ससुराली शादी के बाद से ही युवती को दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगे थे। महिला के ससुराली उससे 5 लाख रुपए लाने की मांग कर रहे थे। इस बीच उसकी सास जसविंदर सिंह, जेठ जगदीश सिंह, विक्की उर्फ विक्रमजीत सिंह और अमनदीप उसे परेशान करते रहे। विक्रमजीत और बूटा सिंह ने महिला के साथ छेड़खानी और दुष्कर्म भी किया था। इस मामले में करहैया थाने में दुष्कर्म, छेड़छाड़, दहेज प्रताड़ना सहित अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने फिलहाल किसी को गिरफ्तार नहीं किया है। उनका कहना है कि जांच के बाद आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। ये महिला थाने में 0 पर अपराध पंजीबद्ध हुआ था। उसके बाद ये थाना करैया में असल कायमी हुई है। एक महिला द्वारा ससुराल में लगातार दहेज प्रताड़ना और उसके देवर और नंदेव द्वारा बलात्कार करने के आरोप लगाए गए हैं। प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। मामले की विवेचना की जा रही है। अभी में कितनी गिरफ्तारी हुई? मामला भी विवेचना में, उसमें गिरफ्तारी नहीं की गई।
ग्वालियर जिले के हस्तिनापुर थाना क्षेत्र के ग्राम घुरैया पुरा आरोली में रहने वाली एक 14 साल की लड़की की शादी मुरैना के संजय कॉलोनी में रहने वाले एक युवक से करा दी गई। घटना 20 अप्रैल की है, लेकिन बच्ची की दादी ने कम उम्र का हवाला देकर इस शादी को रुकवाने की कोशिश की थी, लेकिन घर वाले नहीं माने। तब उन्होंने इसकी शिकायत पुलिस में कर दी। पुलिस ने मामले की पड़ताल शुरू की तो जानकारी हासिल हुई कि लड़की की उम्र सिर्फ 14 साल थी। ऐसे में उसकी शादी बाल विवाह अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है। लंबी विवेचना के बाद पुलिस ने आखिरकार लड़की की दादी शारदा देवी की शिकायत पर उसकी मां नीतू, मायके पक्ष के नाना नानी शीला, रामकिशन, रिंकू, सुनील और भूपेंद्र के खिलाफ बाल विवाह अधिनियम की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। इसमें शादी करने वाले सुनील नामक युवक को भी आरोपी बनाया गया है, जो कि लड़की की मां एवं नाना नानी और अन्य लोगों को भी इस मामले में मुलजिम बनाया गया है। इसमें कि बच्ची जो है, जो कि 14 साल की बच्ची है, और उसकी दादी ने शिकायत की थी कि इसकी जो बच्ची की मदर और उसके जो कि मदर के पक्ष के लोग हैं, जो मायके वाले, उनके द्वारा इस बच्ची की ज़बरदस्ती शादी कर दी, जबकि वो बाल विवाह है और वो 14 साल उसकी उम्र है। तो इस आधार पर पूरी जब इंक्वायरी की गई तो उसमें फिर बाल विवाह के तहत उसमें अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है और उसमें बाल विवाह अधिनियम की धारा 9/11 के तहत केस रजिस्टर्ड कर लिया गया है, जिसमें कि बच्ची की माँ और बच्ची की जो मायके पक्ष के नाना नानी हैं और इसके अलावा जिस लड़के से शादी की है उसके खिलाफ केस रजिस्टर्ड कर लिया गया है, इन्वेस्टिगेशन। नवरात्रि के शुभ अवसर पर मोहन धाम कॉलोनी फेज 1 लाया है आकर्षक छूट। नगद भुगतान पर रजिस्ट्री फ्री। जल्द ही संपर्क करें, हमारे यहाँ लोन सुविधा उपलब्ध है। चौड़ी सड़कें, नेशनल हाईवे से लगी हुई, पानी की सुविधा, डामर रोड, बिजली की उत्तम व्यवस्था। आज ही संपर्क करें। हमारा पता याद रखें, मोहन धाम कॉलोनी फेज 1, सांची बौद्ध विद्यालय के सामने, मेन रोड, सलामतपुर, तेराहा।